दोस्तों, कल तक रसिया के एक इशारे पर दुनिया का नक्शा बदल जाया करता था। एक ऐसा सुपर पावर जिसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा है और जिसकी जमीन के नीचे ऊर्जा का इतना बड़ा समंदर है कि वो पूरी दुनिया को दशकों तक चला सके। लेकिन दोस्तों, अब ऐसी बात सामने आई है कि करोड़ों भारतीय गर्व से भर जाएंगे, क्योंकि हम जिस रूस से भर भर के हथियार खरीदा करते थे, जिस रूस से भर भर के तेल खरीद रहे हैं, अब उस पर भयंकर खेल हो चुका है। दोस्तों, गौर से सुनिए। आज वही सुपर पावर अपने सबसे पुराने दोस्त यानी भारत के सामने अपने ही हथियारों और पुर्जों, साथ ही अपनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल की डिमांड कर रहा है। मतलब दोस्तों, कल तक जो रसिया भारत को अपनी शर्तों पर वेपन्स बेचा करता था, आज अचानक से वो भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब से इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल कंपोनेंट्स क्यों खरीद रहा है। आज हम जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जिसे वेस्टर्न मीडिया बहुत ही चालाकी से छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बाहर से दिखने पर आपको लगेगा कि भारत सिर्फ रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा, खौफनाक और रणनीतिक है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल ऑर्डर के बदलते हुए पावर बैलेंस की, जहां भारत ने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर भारतीय पोर्ट्स, खास करके गुजरात के वाडिनार और जामनगर तटों पर समंदर का रंग मानो बदल सा गया है। दुनिया के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर भारत की तरफ आते हुए इतने बड़े रूसी तेल टैंकर्स पहले कभी नहीं देखे। सैटेलाइट इमेजनरी और मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा बता रहे हैं कि समंदर में एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुका है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जून 2026 तक आते आते ये आंकड़े अपने ऐतिहासिक चरम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप को लगा कि वो कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा करके रसिया की इकोनॉमी की रीढ़ को तोड़ देंगे। उनका कैलकुलेशन था कि अगर रसिया अपना कच्चा तेल नहीं बेच पाएगा तो उनके पास में युद्ध लड़ने के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उन्होंने भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। दोस्तों, युद्ध से पहले साल 2021 के अंदर भारत अपनी जरूरत का केवल 2% कच्चा तेल रसिया से खरीदा करता था। हमारी निर्भरता पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के ऊपर थी। लेकिन आज हालात इतने पलट चुके हैं कि भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 35% से 40% हिस्सा अकेले रसिया से मंगवा रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार रूसी फोसिल फ्यूल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है और इसमें कच्चे तेल की हिस्सेदारी 83% के करीब है। देखिए दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। रसिया के पास में इतना कच्चा तेल है तो फिर वो पेट्रोल और डीजल की कमी से क्यों जूझ रहा है? क्यों उसने अपने छोटे से पड़ोसी देश कजाकिस्तान से 50,000 टन गैसोलीन की इमरजेंसी डिमांड की है? तो दोस्तों, इस रहस्य का पर्दाफाश होता है रसिया की घरेलू रिफाइनिंग कैपेसिटी और यूक्रेन की नई युद्ध नीति से। रसिया के पास में जमीन से क्रूड ऑयल निकालने की बेशुमार ताकत है, लेकिन उस गाढ़े काले कच्चे तेल को गाड़ियों में डालने लायक पेट्रोल, डीजल या फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल के अंदर बदलने वाली उसकी रिफाइनरियां बहुत पुरानी यानी कि सोवियत दौर की हैं। उन पर पिछले कुछ महीनों के अंदर यूक्रेन ने अपने अत्याधुनिक ड्रोन से इतने सटीक और विनाशकारी हमले किए हैं कि रसिया का बुनियादी ढांचा, जिसे उसकी इकोनॉमी का दिल माना जाता है, बुरी तरह से छलनी हो चुका है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। जब रसिया के पास में कच्चा तेल तो था, लेकिन उससे रिफाइन करने की कैपेसिटी कम हो गई और वेस्टर्न कंट्रीज ने उसके तेल पर प्राइस कैप लगा दिया, तब एंट्री होती है भारत की रिफाइनिंग इकोसिस्टम की। दोस्तों, भारत कोई आम खरीदार नहीं है। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज मौजूद हैं, जिसे रिलायंस ऑपरेट करता है। इसके अलावा नायरा एनर्जी और कई सरकारी रिफाइनरियां जैसे न्यू मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पारादीप ऐसे किसी भी कच्चे तेल को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती हैं। दोस्तों, भारत ने रसिया से भारी डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल खरीदा, इसे अपने रिफाइनिंग हब्स के अंदर डाला और उसे हाई क्वालिटी पेट्रोल और डीजल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत ने वो रिफाइंड ऑयल और डीजल सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखा, भारत ने उसी तेल को एक नए टैग के साथ में वापस यूरोप और अमेरिका को बेचना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जो यूरोप कैमरे के सामने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने का दिखावा कर रहा था, वही यूरोप
पिछले दरवाजे से भारत के जरिए रसिया का ही तेल भारतीय रिफाइंड प्रोडक्ट के रूप में महंगे दामों पर खरीद रहा था। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में इसे लॉन्ड्रोमेट यानी कि बाईपास मैकेनिज्म कहते हैं। भारत ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़े पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। रसिया को अपना पैसा मिल रहा है, भारत को तगड़ा रिफाइनिंग मार्जिन मिल रहा है और यूरोप को अपनी जरूरत का तेल भी मिल रहा है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल थिएटर के अंदर भारत एक ऐसी धुरी बन गया है जिसके बिना अब ग्लोबल सप्लाई चेन चल ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ तेल की बात हुई। उस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो है रक्षा और हथियारों से जुड़ा हुआ, और वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अगर आप दशकों पुराने ग्लोबल डिफेंस ऑर्डर्स को देखें तो रशिया हमेशा से भारत का एक बिग ब्रदर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीप्री के डेटाज के मुताबिक साल 2009 से लेकर के 2013 के बीच में, जब भारत के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब हथियार भारत बाहर से मंगवाया करता था। उसमें रसिया की हिस्सेदारी 76% से ज्यादा हुआ करती थी। सुखोई फाइटर जेट से लेकर के T-90 टैंक्स और किलो क्लास सबमरीन्स तक भारतीय सेना का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रशियन वेपनरी के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ये हिस्सेदारी गिरकर के 36% के आसपास आ गई है। भारत अब बहुत सारे देशों से हथियार खरीदता है, जिसमें फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका है और सबसे जरूरी बात, खुद मेक इन इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर अब भारत फोकस कर रहा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जो रूस हमें हथियार देता था वो आज भारत से हथियार के पुर्जे क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब है युद्ध की एक ऐसी जमीनी हकीकत जिसने रसिया के डिफेंस प्रोडक्शन की कमर तोड़ दी है। कोई भी युद्ध केवल गोलियों और जज्बे से नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है सप्लाई चेन की ताकत से। यूक्रेन के मोर्चे पर रसिया की हजारों टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं। रूसी कारखाने 24 घंटे 7 दिन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मोर्चे की डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहे, और इसकी सबसे बड़ी वजह है माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भयंकर अकाल। दोस्तों, आज का कोई भी आधुनिक हथियार, चाहे वो क्रूज मिसाइलें हो, रडार सिस्टम्स हो या ड्रोन, बिना एडवांस सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले रसिया ये सारे हाईटेक कंपोनेंट्स अमेरिका, ताइवान और यूरोप से आयात करता था, लेकिन प्रतिबंधों के बाद वो सारे रास्ते रातों रात बंद हो गए। चाइना ने मदद की कोशिश जरूर की, लेकिन चीनी पुर्जों की क्वालिटी के ऊपर रसिया पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता है, और चाइना पर वेस्टर्न कंट्रीज की पैनी नजर भी है। ऐसे में रसिया की नजर गई भारत के उभरते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। दोस्तों, भारत से रसिया अब सीधे तौर पर तोप या टैंक नहीं खरीद रहा है, बल्कि वो ऐसी चीजें खरीद रहा है जिसे हम ड्यूल यूज कहते हैं, यानी वो मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसका इस्तेमाल सिविल कामों के अंदर भी हो सकता है और वेपनरी के अंदर भी। इसके अंदर CNC मशीनें, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, नेविगेशन सेंसर्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों का उदाहरण इसके अंदर सबसे सटीक है। दोस्तों, भारत और रसिया ने मिलकर के ही ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, और आधिकारिक तौर पर भारत किसी भी युद्धरत देश को सीधे तौर पर मारक हथियार एक्सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत कूटनीतिक रूप से हमेशा न्यूट्रल रहा है। लेकिन ब्रह्मोस और कई रूसी प्लेटफॉर्म्स के सब सिस्टम्स, उनके स्पेयर पार्ट्स और एवियोनिक्स भारत में बड़ी मात्रा के अंदर बनते हैं। दोस्तों, रसिया अपनी घरेलू जरूरतों और युद्ध में नष्ट हो रहे इक्विपमेंट्स की भरपाई के लिए भारत से उन्हीं पार्ट्स को वापस इंपोर्ट कर रहा है जो सप्लाई चेन कभी मॉस्को से दिल्ली की ओर बहती थी। आज वो दिल्ली से मॉस्को की तरफ रिवर्स गियर के अंदर चल रही है। लेकिन दोस्तों, क्या रसिया ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कंपोनेंट्स की जरूरत है, पुर्जों की जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक ऐसी आर्थिक मजबूरी है जिसने रसिया को भारत के सामने पूरी तरह से बांध रखा है, और यही इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्टोरी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है। इस कॉन्सेप्ट को अर्थशास्त्र की दुनिया में वोस्ट्रो अकाउंट ट्रैप के रूप में, यानी कि रुपए का जाल कहा जाता है। दोस्तों, जब युद्ध के बाद में अमेरिका ने रसिया को दुनिया के ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम यानी कि स्विफ्ट से बाहर फेंक दिया था, तो रसिया के लिए डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। इस संकट से निकलने के लिए भारत और रसिया ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो डॉलर को दरकिनार करके अपनी स्थानीय मुद्राओं यानी कि रुपए और रूबल के ऊपर ट्रेड करेंगे। इसके लिए भारतीय बैंकों ने रसिया के अंदर खास वोस्ट्रो अकाउंट खोले।
डील्स ये थी कि भारत जब रूस से तेल खरीदेगा तो वो पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपयों में सीधा रसिया के इन वोस्ट्रो अकाउंट्स में डाल देगा। दोस्तों शुरुआत में ये मास्टर स्ट्रोक लगा, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर एक भयंकर ट्रेड इम्बैलेंस यानी कि व्यापार घाटा पैदा हो गया। भारत ने रूस से अपनी ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए करीब 60 बिलियन डॉलर के बराबर का कच्चा तेल खरीद लिया और पेमेंट रुपयों में कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ रसिया भारत से जो सामान खरीद रहा था वो मुश्किल 4 से 5 बिलियन डॉलर का था। नतीजा ये हुआ कि रूसी बैंकों के भारतीय खातों के अंदर अरबों खरबों रुपए जमा हो गए। वो रुपए एक पहाड़ की तरह बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रसिया उनका कुछ नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रूस उन रुपयों को डॉलर या फिर रूबल में बदल करके अपने देश में क्यों नहीं ले गया? क्योंकि भारतीय रुपया अभी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी यानी फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। दोस्तों आप इतनी बड़ी मात्रा में रुपयों को ग्लोबल मार्केट के अंदर रातों रात डॉलर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी बिना रुपए की वैल्यू क्रैश किए। दोस्तों रसिया के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। उसने अरबों रुपए भारत के अंदर फंसा दिए जिन्हें वो निकाल नहीं सकता था। रसिया के पास में केवल दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला, वो इन रुपयों को भारत के शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दे, या फिर दूसरा रास्ता बचा था, वो इन रुपयों का इस्तेमाल करके भारत से ही भारी मात्रा में सामान खरीदे ताकि वो पैसा वापस रसिया की इकोनॉमी या उसके युद्ध मशीनरी के तौर पर काम आ सके। दोस्तों रशिया ने दूसरा ऑप्शन ज्यादा चुना क्योंकि मोर्चे पर उसे हथियारों और पुर्जों की सख्त जरूरत थी। और दोस्तों इसी मजबूरी ने रसिया को भारत के दरवाजे पर लाकर के खड़ा कर दिया। अपने ही फंसे हुए रुपयों को ठिकाने लगाने के लिए रसिया ने भारतीय कंपनियों से इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अंधाधुंध खरीदारी स्टार्ट कर दी। जो रसिया कल तक भारत को सिर्फ एक खरीदार की नजर से देखा करता था, वो आज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इस कदर डिपेंडेंट हो गया कि वो चाहकर के भी इन रुपयों के जाल से बाहर नहीं निकल सकता था। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का एक ऐसा शिफ्ट है जो सदियों के अंदर केवल एक बार होता है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई कूटनीतिक मर्यादा तोड़े एक अभूतपूर्व संकट को अपने लिए सदी के सबसे बड़े अवसर के अंदर बदल दिया। एक तरफ भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव को धत्ता बताते हुए रसिया से सस्ता तेल खरीदा, जिससे देश के अंदर महंगाई कंट्रोल में रही और हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। दूसरी तरफ उसी तेल को रिफाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज को बेचा और विदेशी मुद्रा भंडार को भर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसी तेल को भारत ने रसिया को भी बेचा है। वहीं दोस्तों तीसरी तरफ रुपए में व्यापार करके रूस के पैसों को भारत में फंसाया और उसी पैसे से अपनी मेक इन इंडिया इंडस्ट्री को रातों रात बूम दे दिया। दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक आज इस बात को मान रहे हैं कि भारत का ये स्टैंड केवल एक आर्थिक चालाकी नहीं बल्कि ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया कि वो किसी भी पश्चिमी देश का पिछलग्गू नहीं है और ना ही वो किसी एक महाशक्ति के दबाव में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा। दोस्तों कजाकिस्तान से पेट्रोल मंगवाता हुआ रूस और भारत से मशीनरी खरीदता हुआ मॉस्को इस बात का जीता जागता सबूत है कि 21वीं सदी का पावर सेंटर अब शिफ्ट हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। यहाँ सिर्फ एक ही चीज स्थायी होती है और वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। आज जब दुनिया की नजरें यूक्रेन मैदान जंग और मिडिल ईस्ट की आग पर टिकी हैं, तब भारत खामोशी से एक ऐसा आर्थिक और कूटनीतिक जाल बुन रहा है जिसके सेंटर के अंदर केवल और केवल भारत का उदय है। जिस रूस के दम पर कभी भारत की रक्षा नीतियां बना करती थी, आज उसी रूस को भारतीय पुर्जों, भारत के पेट्रोल और भारत की रिफाइनरियों का मोहताज होना पड़ रहा है। दोस्तों ये स्थिति दर्शाती है कि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर अब कोई एक बॉस नहीं रहा है और अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिमी देश भारत के इस उदय को यूं ही खामोशी से देखते रहेंगे या आने वाले टाइम में वो भारत के इस इंडिपेंडेंट स्टैंड के खिलाफ कोई नई साजिश रचेंगे और क्या भारत अपनी इस कूटनीतिक बढ़त को आने वाले दशकों तक बरकरार रख पाएगा? दोस्तों आप इस पूरे गेम प्लान पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।